24 अगस्त को दो बच्चे एक साथ थे। दोनों में दोस्ती थी, साथ में खेलते थे, ठीक वैसे ही जैसे आपके बच्चे पड़ोसी बच्चों के साथ खेलते हैं। लेकिन इस दोस्ती में एक गेम ने दरार डाल दी और फिर जो हुआ उसकी तस्वीरें भयावह हैं। खेल खेल में एक गेम की वजह से गोली चल गई। ऐसा गेम कोई मत खेलो। ये गेम जानलेवा है। गेम में चल गई गोली। हमलावर ने एक को गोली नहीं मारी, पूरे परिवार पर फायर झोंक दिया और एक के बाद एक 4 लोगों को जख्मी कर दिया। घायल लोगों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। लेकिन जख्म इतना गहरा है कि हम आपको दिखा नहीं रहे। हमलावर ने ना बुजुर्गों की उम्र देखी और ना ही लड़कियों को बख्शा। जो मिला उसी पर गोली चला दी। लोग बता रहे हैं कि वो एक संकी की तरह व्यवहार कर रहा था। हम तो अपना काम कर रहे थे, पड़ोस में उनकी आपस में झगड़ा हो रहा था जाट बामनों का, तो उनके वहाँ से गोली में से छीना निकल के आए, जिसकी वजह से हम चारों बहन भाई मारे। क्या और क्या लगा आपके? किसने मारे पता कुछ? गोली किसे चलाई? सर ये जो जाट पक्ष के थे वे मार रहे थे इधर। थाने वाने में गए अभी तक? थाने वाने में गए? हाँ जी, थाने में गए थे। कितने आदमी घायल हैं आपके यहाँ से? हमारे यहाँ से तो 4 बहन भाई हम हैं और उनके उसमें से जिसके साथ झगड़ा हो रहा है। जब गोली चली तो स्थानीय लोग हक्का बक्का रह गए। भीड़ उमड़ आई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक ये सब कैसे हो गया। शुरू में लगा कि कोई आपसी रंजिश होगी, लेकिन जब हमले की असली वजह सामने आई तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि एक गेम की वजह से कोई गोली मार सकता है। इन महिलाओं को देखिए, ये घर में बैठी थी लेकिन इन्हें भी नहीं बख्शा। इस बुजुर्ग के पेट में गोली लगी है, गंभीर हालत में अस्पताल में इलाज चल रहा है। अच्छी बात यह है कि ये अभी खतरे से बाहर हैं, लेकिन हमलावर ने इनकी उम्र का भी लिहाज नहीं किया। इस शख्स के कंधे में गोली लगी है, जख्म गहरा है। जब ये अस्पताल पहुंचे तो शरीर से खून गिर रहा था। अगर गोली थोड़ी भी इधर उधर होती तो शायद अनहोनी हो सकती थी, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर ने इनका तुरंत इलाज किया। थाना कोतवाली शामली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम हसनपुर में जो इनके बीच झगड़ा है, वो जानकारी में आया कि पहले दोनों पक्षों के जो बच्चे हैं उनको खेलने को लेकर उनमें आपस में वाद विवाद हुआ था और फिर इनमें आपस में आज झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान इनके द्वारा बताया गया कि एक पक्ष के द्वारा वो तमंचे से फायर किया गया, जिसमें से कुछ छर्रे दूसरे पक्ष के 2 व्यक्तियों को लगे हैं, जिनको उपचार हेतु अस्पताल भेज दिया गया है, जहां उनकी हालत सामान्य है। ये गेम की वजह से पूरा परिवार अस्पताल में है। आखिर ऐसा कौन सा गेम था जिसकी वजह से गोली चलाने की नौबत आ गई? आखिर वो कौन सा गेम था जिसको लेकर गोली चल गई और उस गेम की खासियत क्या है? क्या इस खेल की वजह से कोई गोली चला सकता है? क्या ये गेम बच्चों के दिमाग को बदल देता है? ये ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब लोग चाहते हैं। चौबीस अगस्त की सुबह एक गेम ने एक ही परिवार को गहरे जख्म दे दिए। इस परिवार ने सोचा भी नहीं होगा कि 2 मासूम बच्चों के बीच आपसी विवाद खूनी संग्राम में बदल जाएगा।
बच्चों के बीच विवाद में बड़ों को आ जाने से स्थिति और ज्यादा भयावह हो गई। ये तस्वीरें शामली के हसनपुर गांव की हैं, लेकिन जिस गेम की वजह से खून खराबा हुआ है वो खेल पूरे देश में खेले जाते हैं, जिसका नाम है पबजी। दुनिया भर में मोबाइल पर खेले जाने वाला ये सबसे चर्चित गेम है। मोबाइल पर ग्रुप बनाकर बच्चे से लेकर नौजवान तक इस खेल को खेलते हैं। गेम में हथियार के साथ गोली मारने का रोमांच, लड़ाई होती है, एक दूसरे पर वार किया जाता है और जो जितना शिकार कर लेता है वही इस खेल का सिकंदर होता है। और इसी वजह से बच्चों के दिमाग पर भी असर पड़ता है। मोबाइल पर खेले जाने वाला ये खेल धीरे धीरे बच्चों के दिमाग को अपने कब्जे में ले लेता है और वो असल जिंदगी में भी ऐसा ही करने लगते हैं। बच्चे और कुछ नौजवानों को लगता है कि जिस तरह से गेम में वो एक दूसरे को गोली मार देते हैं, वैसे ही असल जिंदगी में किसी को मारकर हीरो बनने का एहसास किया जा सकता है। और इसी भ्रम में कभी कभी वो गलतियां कर बैठते हैं। बताया जा रहा है कि 23 अगस्त को शामली के हसनपुर गांव में दो बच्चे पबजी खेल रहे थे और इसी दौरान दोनों में झगड़ा हो गया। दो बच्चे थे छोटे छोटे से, मैं पबजी का गेम खेल रहे थे। उस गेम के कारण उनकी किसी बात पर कवासुनी होगी। कवासुनी करने के बाद में उसका जो बड़ा भाई था उससे बच्चे से हमारे वाला, तो वो अपने भाई को समझा बुझा के लेके आ गया। लेके आने के बाद में उसने जो दूसरी पार्टी का था उसने अपने भाई के पास फ़ोन कर दिया। भाई के पास फ़ोन करने के बाद में मैं आए, एक कट्टा ले थे, उसके पेट में नाल लोड़ के खोदे भी मारे और उसे पीटना चालू कर दिया उन दोनों भाइयों को। मैं जूं तू करके बच के भाग गया। यानी पबजी के खेल में दो बच्चों में झगड़ा हुआ और फिर इसमें बड़े आ गए और एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के बच्चे को कट्टे के बट से मार दिया। इसके बाद ये परिवार डर गया। इन्हें लगा कि इसकी सूचना पुलिस को दी जानी चाहिए। शर्मा परिवार चौकी पर जाकर इसकी सूचना देता है, लेकिन ऐसा करना घातक साबित हुआ। रिपोर्ट लिखवाने के बाद में 112 पे भी फ़ोन किया। 112 वाले गए, वहाँ पे गश्त की होगी, उनके घर पे गए होंगे। उन्होंने कहा कि हम सुबह बुला लेंगे आपको और सुबह बुला के वहाँ पे और वो हो जाएगा जैसे भी है, यहाँ तो है नहीं। तो सुबह वो आया, लेकिन 24 अगस्त की सुबह मामला सुलझा नहीं और ज्यादा बढ़ गया। जिस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत की गई थी, आरोप है कि वो गुस्से में था, वो कुछ भी करने के मूड में था और एक संधि की तरह इस परिवार पर टूट पड़ा। अंकल हर के साथ में गाली गुपड़ करी उन्होंने। गाली गुपड़ करने के बाद में जैसा मेरे पापा जी यार बाहर निकले, भाई क्या बात है, इतना थे उसने फैर जोक दी विक्रांत ने। और जो श्रीपाल था बाइक पे था, वो ले रहा था मस्कट, पीछे भी थे उनके कुंबे के भी थे। उन्होंने फायर करी मस्कट से, तो लड़कियों के तो छर्रे लगे और जो वो विक्रांत था उसके हाथ में पिस्टल था, उन्होंने मेरे अंकल के गोली मार दी। ये सिर्फ आपसी झगड़े का मामला नहीं है, ये विवाद गेम की वजह से हुआ और इतना बढ़ गया कि खून करने पर उतारू हो गए। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। देश में पबजी की वजह से विवाद और हत्या की खबरें अक्सर आती रहती हैं। बीच में इसे बंद करने की मांग उठी, कहने के लिए बैन भी लगाया गया, लेकिन आज भी ये मोबाइल पर उपलब्ध है और बच्चों के दिमाग पर असर डाल रहा है। मनोरंजन के नाम पर ये गेम आपके बच्चों की जिंदगी से खेल रहा है। ये खेल अपने बच्चों को ना खेलने दे, उन पर नजर रखें, वरना किसी भी घर की तस्वीरें ऐसी हो सकती हैं। न्यूज़ 18 के लिए शामली से शहनवाज राणा की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं आतंकी यूसुफ की। तो आखिर यूसुफ आईएसआईएस तक कैसे पहुंचा? किस आतंकी ग्रुप के लिए यूसुफ काम कर रहा था? क्या इसके बारे में घर वालों को नहीं पता था? क्या गांव वाले भी उसकी गतिविधियों को नहीं जानते थे? इन सवालों के जवाब जब टटोले गए तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। उसकी पत्नी ने भी कबूल किया कि वो जानती थी कि कुछ तो गड़बड़ है। छर्रा और बारूद तो मुझे पता है और उसके बाद नहीं पता है कि उसमें क्या क्या और था। मना कर रही थी, वो नहीं माने। माफ कर दो, ये पहली गलती है। अफसोस है, मुझे भी अपने उनकी गलती की माफी मांगती हूँ कि उनको माफ कर दिया जाए तो बड़ा। आत्मघाती जैकेट,
बारूद से भरी बेल्ट, जिस्म को छलनी कर दे ऐसे छर्रे, टाइमर और बर्बादी के तार। ये सब कुछ 23 अगस्त को आईएस के आतंकी यूसुफ खान के घर से मिला। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम और यूपी की एटीएस जब यूसुफ उर्फ अबू मुस्तकीम के घर की तलाशी ले रही थी तो एक एक करके ये विस्फोटक उसके घर से मिल रहे थे। बताया जा रहा है कि दिल्ली में हमले के बाद इसी जैकेट को पहनकर अयोध्या या किसी बड़े शहर में किसी बड़े नेता को निशाना बनाने वाला था। बारूद से भरी इसी बेल्ट को पहनकर टारगेट समेत खुद को उड़ाने की प्लानिंग की थी, लेकिन दिल्ली की स्पेशल सेल ने 21 अगस्त की रात 11:30 बजे इसके मंसूबे को नाकाम कर दिया। घर से भारी मात्रा में बारूद मिलने के बाद पुलिस हैरान थी। जैकेट, बेल्ट और पॉलिथीन में रखे बारूद का वजन करे तो ये करीब 10 से 12 किलो था। आखिर इतना बारूद आया कहां से? वो कौन था जो उस देश की बर्बादी के लिए अपनी दुकान से बारूद दे रहा था? क्या वो भी जानता था कि यूसुफ खान बम बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करता है, या दुकानदार भी अंधेरे में था और इसकी बातों में आकर बारूद देता रहा? जानवरों से फसल बचाने के नाम पर बारूद जमा कर रहा था अबू यूसुफ उर्फ मुस्तकीम। अब तक की पूछताछ में बलरामपुर के आतिशबाज मोहम्मद मोबीन ने खुलासा किया है कि मुस्तकीम उससे ही करीब 10 किलो बारूद खरीद कर ले जा चुका है और हर बार कहता था कि फसल को जानवरों से बचाना है, लिहाजा कुछ धमाके करता है। मोबीन को भी उम्मीद नहीं थी मुस्तकीम के मंसूबे किस बड़े धमाके के हैं। जानवरों से खेत की रखवाली के लिए छोटे छोटे पटाखे लेकर आता था। इसे दीवारों पर मारकर फोड़ा जाता। दुकानदार को इसी वजह से शक नहीं होता था और इसे बारूद देता रहा। ये अपनी मासूमियत के बल पर लोगों को धोखा देने में कामयाब हो जाता और इसी तरह घरवाले भी इसकी करतूतों को शायद समझ नहीं पाते थे। पत्नी ने कबूल किया कि उसे पता था कि वो YouTube पर तकरीर सुनता था, लेकिन किसकी तकरीर कोई नहीं जानता था। जांच एजेंसियों ने जब इस बात की पड़ताल की तो पता चला कि ये जाकिर नाइक के भड़काऊ भाषणों को सुनता था और अजीब व्यवहार करता था। तबाही की तकरीरों और ब्रेन वॉश के बारूद से दिल्ली दहलाने की तैयारी कर चुका था अबू यूसुफ उर्फ मुस्तकीम। पूछताछ में सामने आया है मुस्तकीम डॉक्टर जाकिर नाइक समेत तमाम भड़काऊ तकरीरें सुनता था और जिहाद के लिए खुद को फिदायीन बनाने के फलसफे में फंस चुका था। आईसिस आतंकी अबू यूसुफ उर्फ मुस्तकीम 9वीं तक पढ़ा है। वो टेलीग्राम ऐप के जरिए आईसिस के हैंडलर से जुड़ा था और फिदायीन बनने की ट्रेनिंग ले रहा था। वो हैदराबाद से दुबई और फिर सऊदी अरब गया था। सऊदी अरब में वो कुछ दिन जेल में भी रहा, लेकिन खाड़ी देशों से लौटने के बाद बलरामपुर जिले के उतरौला कस्बे में देश की बर्बादी का सपना देखता था और अपना नेटवर्क बना रहा था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जिस तरह से आतंकी यूसुफ उर्फ मुस्तकीम को गिरफ्तार किया, इस मामले में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी मिली है और इस मामले में जानकारी मिली है कि लखनऊ का रहने वाला उसका एक और जानकार है, वो भी अब स्पेशल सेल के रडार पर है। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पेशल सेल की टीम तफ्तीश कर रही है। पुलिस न सिर्फ यूपी के शहरों में बल्कि दिल्ली, कर्नाटक, हैदराबाद, केरल और देश के बाकी हिस्सों में इसकी नेटवर्क का पता लगा रही है। तो जिस तरह से मुस्तकीम के कई और भी जो संपर्क हैं, जो उसके संपर्क में जुड़े हुए थे, जिसके साथ वो लगातार बातचीत करता था, जिसके साथ वो अक्सर मिलता था, तो इन तमाम मामलों पर विस्तार से जांचा परखा जा रहा है। और जिस तरह से उसके एक रिश्तेदार के बारे में जानकारी मिली है जो लखनऊ में रहता है, उसके पास अक्सर कारोबार के सिलसिले में उसके पास आता था, इसके साथ अक्सर उसकी फ़ोन पे बातचीत होती थी। लिहाजा इस मामले पर उससे पूछताछ की जा रही है और अगर इस मामले में ज़रूरत हुई तो उसकी इस मामले में गिरफ्तारी भी संभव है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो बलरामपुर का यूसुफ आखिरकार आईसिस तक कैसे पहुंचा, ये आपको दिखाते हैं। छर्रा और बारूद तो मुझे पता है और उसके बाद नहीं पता है कि उसमें क्या क्या और था।
मना कर रही थी, वो नहीं माने। माफ कर दो, ये पहली गलती है। अफसोस है, मुझे भी अपने उनकी गलती की माफ़ी मांगती हूँ कि उनको माफ़ कर दिया जाए तो बड़ा अच्छा होगा। बलरामपुर के आतंकी यूसुफ की पत्नी पुलिस से माफी मांग रही है। वो कह रही है कि उसे नहीं पता था कि ऐसे काम में लिप्त था, लेकिन उसकी गतिविधियों को देखकर डर लगता था। मना करने पर भी वह मानता नहीं था। 9वीं तक पढ़ा यूसुफ हमेशा YouTube और WhatsApp पर बातें करता था। आपको कभी पता चला कि वो सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप या किसी और माध्यम से किन लोगों से जुड़े हुए थे, कैसे जुड़े थे? ये नहीं मुझे पता था किन लोगों से जुड़े हुए थे, लेकिन फेसबुक नहीं चलाते थे अपने मोबाइल में, व्हाट्सएप, यूट्यूब ये सब मतलब चलाते थे। लेकिन व्हाट्सएप से या यूट्यूब से क्या वो देखते थे, क्या मैसेज करते थे, मुझे ये सब पता नहीं था। वो एयरफोन से ज़्यादा बात करते थे, मतलब एयरफोन लगा के तकरीरें वगैरह सुनते थे, और ये मुझे नहीं पता था कि क्या करते हैं क्या। पत्नी सिर्फ जानती थी कि ये YouTube पर तकरीरें सुनता था, लेकिन ये सच था कि ये आतंकियों के उकसावे वाले भाषण देखता था और टेलीग्राम ऐप के जरिए ISIS के हैंडलर्स के संपर्क में रहता था। टेलीग्राम से जुड़े हुए थे वो, अभी बताए हैं, रात में पुलिस वालों से बताए हैं कि मैं टेलीग्राम से बात कर रहा, टेलीग्राम पे मैसेज कर रहा था। तब मैंने सुना है कि हाँ टेलीग्राम से। मुझे ये नहीं पता था कि मतलब वो फ़ोन नंबर से बात कर रहे हैं या यूट्यूब व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं। उनके ज़बान से सुनी हूँ, रात में पुलिस वालों को बताया है कि टेलीग्राम पे मुझसे मैसेज से बात थी। साल 2010 तक यूसुफ कमाने के लिए विदेश जाता था, लेकिन 2010 के बाद से उसके व्यवहार में बदलाव हो गया। यूसुफ न सिर्फ अपने घर वालों को अंधेरे में रखा हुआ था, बल्कि गांव वालों से भी कट गया था। नहीं, दादा लोग नहीं थे, उसके बाद में हुआ। मतलब ये जो आया लड़का? जी, लड़का बाद में सऊदी गया, सऊदी से आया, फिर हो गया ऐसे। वहाँ जी वहाँ भी हो गया? वहाँ भी हो गया। तो तब से आप लोगों ने छोड़ा? तब से हम लोग ने छोड़ा। नहीं तो सब एक आते जाते थे, खाते पीते थे, सब लोग एक रहते थे। हाँ, मतलब सऊदी से आने के बाद से आप लोगों ने छोड़ा? जी। तो वो कुछ मतलब वो कैसे पता चला कि वो वहाबिया हो गया है? ये कैसे? अब ये शुरुआत पड़ती थी तो फातिहा वातिहा नहीं कराते थे, और ईद में भी वैसे ही थोड़ा बहुत, मुहर्रम में और कोई चीज़ त्यौहार नहीं उतना करते थे। इस वजह से हम लोग ने अलग कर दिया सब। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।